पिछले 10 सालों में हमने बुनियादी चीज़ों पे पहले फोकस किया। हाँ। कई ऐसी कॉलोनियाँ थी जहाँ आज तक सीवर पानी की लाइन नहीं थी। अब मैं कह सकता हूँ कि तिलक नगर में कोई भी ऐसी गली नहीं बची जहाँ सीवर पानी की लाइन ना हो। स्पोर्ट्स को लेकर मेरा शौक है और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी है। आजकल जो बच्चे या नौजवान भी कह लो या बुजुर्ग भी कह लो, सब जो मोबाइल से बाहर नहीं निकलते ना, तो इनके लिए ऐसी ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें डेवलप करना है कि ये वहाँ पर जाएं, घर से बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, आपस में कम्युनिटी में टाइम स्पेंड करें, ये चीज़ें डेवलप करनी है। हाँ। एक हमने जगह पूरी आइडेंटिफाई की है, तो वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनने का काम हमने शुरू कर दिया। अच्छा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है, जिसका पहला पार्ट हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन कोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा। उसका अब इस वीक में हम उद्घाटन करेंगे। तो आपने 70 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार दिए, कोई देरी नहीं की, एकदम टाइम पे। दूसरी बात, आप एक के बाद एक जो योजनाएं ला रहे हैं, और आप ये इतनी बड़ी योजना ले आए कि ग्रंथियों को और पुजारियों को आप 18,000 रुपए महीना देंगे, तो आप सामने वालों की लिस्ट आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे? देखिए, ये उनकी टेंशन है और हमें अपना काम करना है। और आम आदमी पार्टी उस लायक बच्चे की तरह अपना काम करती है जो पूरा साल पढ़ाई करता है, जिसको एग्जाम में कुछ ज्यादा फिर टेंशन होती है, उसके बाद वो धड़ाधड़ पेपर लिखता है अपना। हाँ। तो चुनाव जब से हम जीतते हैं उसी दिन से हम काम में लग जाते हैं। अब राजनीति में आए तो शायद लोग आपको ये कहते ही होंगे कि ए केड़े कामच पड़ गया भाई। सबसे पहले तो मैं जो हूँ अपने तिलक नगर के निवासियों की बदौलत ही हूँ, और आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट है। मैं कहूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आप लोगों के साथ जो रिश्ता है वो है, और इसे मैं हमेशा बढ़ाते रहूँगा। और जो विश्वास आप मेरे पर हर बारी करते हो, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, उस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा और कभी उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजधानी दिल्ली में सर्दी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी के साथ राजनीतिक गर्मी भी। जी हां, जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर दल पूरे जोश के साथ जनता के बीच में लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की 2 लिस्ट आ गई हैं, बीजेपी गायब है। समझ नहीं आ रहा कि अभी तक क्यों लिस्ट जारी नहीं हो पा रही। और दिल्ली में क्या कुछ काम सरकार ने किए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं और आगे क्या कुछ प्लानिंग है, इस पर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान, तिलक नगर विधानसभा सीट से विधायक, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, और इसी के साथ पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी मुस्कुराहट देख के बता देते आप ठीक ही हैं। कृपया भगवान। जनता के बीच में जब आप ऐसे जाते हैं तो मतलब राजनीतिक बातें तो होंगी हमारे बीच में, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जब जनता के बीच में आप ऐसे जाते हैं तो जनता एकदम खुश हो जाती है कि हमारा विधायक एकदम निश्चिंत होकर हमारे पास आता है और बेटे की तरह, एकदम बड़े भाई की तरह, तो हम सारे दुख दर्द बता ही दें, कुछ छोड़े ही ना। बिल्कुल, मेरी कोशिश तो यही है और लोगों को भी मुझे ये पक्की तरह से मालूम हो चुका कि लोगों को भी अच्छा लगता है। हाँ। आप वो सफेद कुर्ता पजामा पहन के एमएलए साहब बन के जाओ ना। हाँ। तो लोगों को मतलब मजा नहीं आता। एक मतलब आपके और लोगों के बीच में गैप रहता है, और जब आप उनके जैसे ही बन के, हम तो हैवी आम लोगों में से, हमारे तो खानदान में भी किसी ने राजनीति नहीं की थी और सेवा मिलने के बाद भी हम वैसे ही हैं, तो लोगों को ये अच्छा लगता है जब ये कनेक्ट आपका बनता है कि वो अब एमएलए साहब वाला कोई काम नहीं है। हाँ। एमएलए हमारे, अब तो हमारा बेटा एमएलए है, एमएलए हमारे भाई जैसा है। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है दोनों साइड से। हमें इसका बेनिफिट मिलता है हर चुनाव के नतीजों में। हाँ। और लोगों को हर दिन इसका बेनिफिट मिलता है जब वो बेझिझक होकर अपने नहीं, बेनिफिट तो दिख भी रहा है कि हर बार जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका दोनों तरफ से मैंने इसीलिए बोला कि 5 साल लोग घर के सदस्य की तरह हमसे काम करवाते हैं, सेवाएं लेते हैं, और 5 साल बाद जब हमें जरूरत पड़ती है तो बिना किसी मतलब, दूसरी पार्टी में आप देखते हुए ना, लोग पैसे बांट रहे हैं, शराबे बांट रहे हैं, तो जैसे घर के सदस्य को जरूरत पड़ती है उस तरीके से लोग आकर साथ में खड़े भी हो जाते हैं कि मैंने तो जी 1 महीने की छुट्टी ले ली, अब मैं आपके साथ कैंपेन में रहूंगा, और अलग अलग तरीके से। तो मेरे को तो मालूम ही नहीं चलता चुनाव कैसे निकल जाता और फिर से हमारी सेवा लग जाती है। अभी तो इस वक्त चुनाव का समय है, खूब कैंपेन हो रहा है, लोगों के बीच में आप पहुंच रहे होंगे, बातचीत। हालांकि आप
तो लोगों के बीच में रहते ही हैं। जी। मैं आ रहा था तिलक नगर से, तो कई लोग हाँ जी। जब देखा हमारी माइक आईडी और सब कुछ चीजें, तो मैंने बोला जर्नैल जी के पास जा रहे हैं, क्या है हालचाल? तो बोले अरे सब बढ़िया है, अब होके आइए, फिर आइएगा चाय पीने। तो यही सब चल रहा है आपके बारे में, खैर खूब सुनने को मिलता है। जी। एक बार फिर पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया इस सीट से, 3 बार आप विधायक ऑलरेडी रहे हैं। कामों की बात करें तो, क्योंकि आप ये हमेशा ये कहते हैं कि मैं रिपोर्ट कार्ड लेके जाता हूं हर चुनाव में, मैं काम गिनाने नहीं जाता हूं, मैं काम आगे गिनाने नहीं जाता हूं, आगे वाले तो करूंगा ही, लेकिन पिछले कामों का रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड देने जाता हूं। बिल्कुल। इस बार कौन सी रिपोर्ट कार्ड लेके पहुंचे जनता की? बिल्कुल, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और हमारे लोगों को इस चीज़ की बहुत तसल्ली है। और दिल्ली से एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई जिसमें ये रिपोर्ट कार्ड और आपका जो घोषणा पत्र था पिछले चुनाव का, वो दोनों आप खुद ही साथ लेके जाते हैं। लोगों को पूछना, लोग तो हो सकता है भूल भी गए हो, तो हम एक एक करके गिनवाते हैं। जैसे हमने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो तब तो हमने लोगों से मौका मांगा था कि भाई हमें मौका दो, हम ये काम करना चाहते हैं। हमने पहला नारा लगाया, भाई बिजली के बिल हाफ करेंगे, पानी के बिल माफ करेंगे, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को शानदार बनाएंगे। तो फिर हम अगले चुनाव में वो लेके गए भी, हमने बोला था और हमने कर दिया। तो जो वो 2000 का मार्जिन था, लोगों ने सीधा 20,000 कर दिया। फिर हमने वादे किए कि अब दिल्ली में हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, दिल्ली में बसों में महिलाओं के किराए हम निःशुल्क करेंगे, जितनी भी तमाम किस्म की सुविधाएं थी। फिर हम वो रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके गए। तो लोगों को ये कल्चर पसंद है। लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते जो चुनाव में आपसे कुछ भी वादे करते जाएं और जीतने के बाद बोल दें जी ये तो चुनावी जुमला था, हमने तो वोटें लेने के लिए ऐसे कह दिया। अब लोग ये दो किस्म की राजनीति में कंपैरिजन कर पा रहे हैं, बड़ा आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। एक तरफ वो मोदी जी वाला 15 लाख का भाषण, उसके चुनाव जीतने के बाद फिर अमित शाह जी की ये स्टेटमेंट की, ये तो जुमला था जी, चुनाव में बोलना पड़ जाता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वादे, कि अब उन वादों को लोग केजरीवाल की गारंटी कहते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने 2 घोषणाएं की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने, कि दिल्ली की हर महिला को हम 2100 रुपये महीना सम्मान राशि देंगे। और दूसरी घोषणा की हम संजीवनी योजना ला रहे हैं, जिसमें दिल्ली के बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट या सरकारी हर हॉस्पिटल में पूरी तरह से निःशुल्क होगा। अब जैसे ही घोषणा की और इसका रजिस्ट्रेशन कैंप लगा, तो उन कैंपों पे लंबी लंबी लाइन लगी, मतलब सैकड़ों लोगों की लाइन लगी कैंपों पे, क्योंकि लोगों को ये क्रेडिबिलिटी है अरविंद केजरीवाल साहब की कि उनकी बात पे लोगों को विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। तो लंबी लंबी लाइनें लगी, तो बीजेपी को लगाई, तो चुनाव यही खत्म हो गया। कुछ दिनों के अंदर ही 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, मतलब 25 लाख परिवार जुड़ गए। तो इनको अगर आप 3 से गुणा करते हो तो सीधा सीधा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए। तो अब इतना इसमें षड्यंत्र इन्होंने रचे कि एलजी साहब से एक पत्र जारी करवा दिया जी, इस तरीके की कैंपेन ही गैर कानूनी है। मतलब ये बड़ी हैरानी वाली चीज है। अब हमारी बात जांच के आदेश दे दिए, जांच के आदेश दे दिए कि बताओ इसमें क्या जांच करनी है। इसमें कहीं गुमराह नहीं किया जा रहा, इसमें सीधा बोला जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी अगली, तो उसमें हम हर महिला को 21 महीना देंगे, आप आए और रजिस्ट्रेशन कराएं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो ही हम कर रहे हैं। तो इसमें तो हर पार्टी चुनाव से पहले अपनी नीतियों का ऐलान करती है, लोग ऐलान कर अपना उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भाजपा ने भी किया दूसरे राज्यों में। पर यहाँ जो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है, और वो लोग भी कर रहे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि अभी तो वो साइन कर रहे हैं, कल को वो रहे ना आप तो सरकार बनने के बाद कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे अगर हमारी दिल्ली में सरकार दोबारा आती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी तरफ 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन कराओ, बांट दिए जाते हैं और उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब ये बहुत ही दुविधा, और मैं कहूंगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये जो काम हो रहा है ना, कि एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार सरेआम पैसा बांट रहे हैं और वहां कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पुलिस तक नहीं जाती। हमने तो ईडी तक में कंप्लेंट दे दी, पर वहां कोई ईडी नहीं जाती। दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना जो घोषणा की है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है, लोग वहां पर टूट के पड़ रहे हैं, और वहां सीधा एलजी साहब फटाफट से, और जबकि उनको ये पता है कि गुमराह नहीं किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सरकार बनेगी उसके बाद हर महिला को 2100 रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। एक और बात होती है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि जो जांच के आदेश दिए वो संदीप दीक्षित जी ने लिख के दिया, और वहां पर ये 1100 रुपए वाली बात उन्होंने नहीं लिखी, किसी का नाम नहीं लिखा, ये भी आपकी तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से तो आपने ये कह दिया बिल्कुल कि जांच के आदेश आप जांच कीजिए, तो एलजी साहब ने एकदम स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वहां का नाम भी नहीं लिखते। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस और भाजपा दिल्ली में किस तरीके से मिलकर चुनाव लड़ते हैं।
अच्छा। पिछली बार भी मेरे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत बड़ा प्रमाण है, पिछले 5 साल पहले का भी प्रमाण है कि मेरे जो सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया वो भाजपा के मेंबर थे पहले, उनको इमीडिएटली यहाँ से लाकर भाजपा का जो सहयोगी दल है, अकाली दल तब उनका अलायंस था आपस में, वहां के गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्टेड मेंबर थे, उनको इमीडिएटली कांग्रेस ज्वाइन कराकर मेरे सामने उतार दिया जाता है कि भाई ये 2 सिख लड़ेंगे, भाजपा एक दूसरा हिंदू कैंडिडेट खड़ा करेगी तो शायद फायदा हो जाए। पर दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, मतलब एक तो जमानत जब्त कराना होता है ना, एक बुरी तरह जमानत जब्त कराना होता है, दिल्ली के लोग वो कराते हैं, वो हाल करते हैं। अब जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे कैंप्स पे पुलिस को भेज के रोक रहे हैं, तो मैंने भी पुलिस वालों से बात की है, वो भी अपनी मजबूरी बताते हैं कि लग तो हमें भी मजाक सही रहा है जी कि ये आप तो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हो। मैंने कहा जी गैर कानूनी क्या है वो बता दो। कह रहे जी कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, पर हमें तो ये अब हमारे बॉस एलजी की चिट्ठी आ गई है तो हमें तो जी ऑर्डर्स है, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर कोई भी समझदार आदमी इस चीज को बड़ा बारीकी से देखता है और देखता है कि किस तरीके हर तरीके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के बेसिक राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो ना होने वाली चीजें वो इस देश के अंदर हो रही हैं। और भाजपा के शासन में ये चीजें बहुत आम हो चुकी हैं, बड़ी कॉमन हो चुकी हैं। एक महिला सम्मान योजना, आरोग्य योजना की आपने बात की, एक और नई योजना अब केजरीवाल जी और आपकी पार्टी लेकर आई है जी। आज भी एक, उसके बारे में बताइए वो क्या है। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने एक योजना का ऐलान किया जिसमें पुजारी और ग्रंथियों के लिए, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं, उनके लिए 18,000 रुपये हर महीना सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया। और मेरा आप फोन देखेंगे तो उसमें लगातार गुरुद्वारा कमेटियों से, मंदिर के प्रधानों का, मंदिर के पुजारियों का, पंडित जी का फोन आ रहा है, जी बताओ जी इसका रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो लोगों को ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोगों को बात पे विश्वास है। एक तो आपने 70 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार दिए, कोई देरी नहीं की, एकदम टाइम पे। दूसरी बात, आप एक के बाद एक जो योजनाएं ला रहे हैं, और आप ये इतनी बड़ी योजना ले आए कि ग्रंथियों को और पुजारियों को आप 18,000 रुपए महीना देंगे, तो आप सामने वालों की लिस्ट आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे? देखिए ये उनकी टेंशन है और हमें अपना काम करना है। और आम आदमी पार्टी उस लायक बच्चे की तरह अपना काम करती है जो पूरा साल पढ़ाई करता है, जिसको एग्जाम में कोई ज्यादा फिर टेंशन होती है, उसके बाद वो धड़ाधड़ पेपर लिखता है अपने। तो चुनाव जब से हम जीतते हैं उसी दिन से हम काम में लग जाते हैं। तो ये काम करना आम आदमी पार्टी का स्टाइल है, और इलेक्शन के दिनों में नए ऐलान तो करने ही पड़ते हैं भाई, अगला ये 5 साल हमने किया और अगले 5 साल का हमारा ये क्या विजन रहने वाला है, ये हमारा विजन है। और अब लोग कंपेयर करें, देखो कांग्रेस तो दिल्ली में कहीं रेस में है नहीं, मुझे लगता है कि इस बार भाजपा का भी कांग्रेस वाला हाल होने वाला है, क्योंकि इनके पास भी कोई रोड मैप, कोई प्लान नहीं है दिल्ली के लिए। इनका मुद्दा क्या है, इनके आप मुद्दे इनसे 5 मिनट आप बात करोगे ना तो इनके पास कोई है ही नहीं भाई, दिल्ली का हम क्या करना चाहते हैं दिल्ली के साथ। ये भट्टा बिठाएंगे, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, दिल्ली के लोग ये समझ चुके हैं, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली के साथ हरियाणा लगता है, दिल्ली के साथ पंजाब लगता है, आगे उत्तराखंड लगता है, तो लोगों के रिश्तेदार जानकार उन स्टेट्स में रहते हैं। सबको मालूम है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में से हर दिन कितने घंटे बिजली जाती है, और दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। सबको मालूम है कि वहां पर बिजली के कितने बिल आते हैं, दिल्ली में तो आजकल 0 बिल आ रहे हैं लोगों के, है ना। सबको मालूम है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड कहाँ पहुंच चुका है, वहां अभी भी टूटे फूटे टाट पे लोग बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे फ्रांस जा रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे फ्रेंच सीखने। तो ये कंपैरिजन लोग देख रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि फिर से दिल्ली जैसी 10 साल पहले थी वैसी बने। सबको मालूम अगर बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली के स्कूल भी यूपी जैसे हो जाएंगे। तो ये कंपेयर, लोगों को तो इन चीजों से ही मतलब है। सरकार का क्या काम है, सरकार का यही काम है ना कि लोगों की वेलबींग के लिए काम करे, लोगों के लिए सहूलियतें दे, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे, रोजगार दे, महंगाई से राहत दे। और आम घर में क्या लोगों के सपने होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, कभी इलाज की जरूरत पड़े बुजुर्गों को या किसी को तो उन्हें अच्छा इलाज मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पे लग जाएं। इन असल मुद्दों के ऊपर देश में कोई पार्टी काम कर रही है और करके डिलीवर किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। तिलक नगर की बात करते हैं, क्योंकि आप तिलक नगर से विधायक हैं, 3 बार लगातार विधायक रहे, चौथी बार आप उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से। क्या विजन अब इस बार देख रहे हैं खासकर तिलक नगर के लिए आप, और क्या कुछ योजनाएं अभी चल रही हैं आप तिलक नगर में? इसको मैं आसान शब्दों में कहूं तो डेवलपमेंट एक एंडलेस प्रोसेस है। नहीं, क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए भी किया आगे के लिए, मैं तो आपसे पीछे वाला जानना चाहूंगा कि मैं जब आ रहा तिलक नगर में, जो मैंने शुरुआत में जैसे बात कही लोगों से, तो मैंने देखा कि हर तरफ अभी भी काम चल रहा है, सड़कों के हो,
सीवरेज का काम हो, पाइपलाइन का काम हो, तो क्योंकि ये जब समय होता है, जब चुनाव पता है कि अभी 1-1.5 महीने में ही लगभग होने वाले हैं, तो एक तरफ नेता बम्पर तरीके से लगा हुआ है, बिल्कुल सोशल मीडिया कैंपेन हो या लोगों के साथ जाना हो, इधर काम भी चल रहा है और इधर आप लोगों के बीच में ही जा रहे हैं। तो ये जो तालमेल है, ये जो पैरेलल सब कुछ चल रहा है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, जो डेवलपमेंट के काम है वो तो हमारा डेली का रूटीन है। हाँ, तो ये तो 5 साल ही चलते हैं। मतलब तिलक नगर में या दिल्ली में डेवलपमेंट के काम लगातार 5 साल चलते हैं। हम कोई वो वाले नेता नहीं जो इलेक्शन से पहले आके ही वही आप करवा लो, आप करवा लो। हाँ, तो लगातार 5 साल चलते ही रहते हैं। कभी भी तिलक नगर में आएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। तो पिछले 10 सालों में हमने बुनियादी चीजों पे पहले फोकस किया। हाँ, कई ऐसी कॉलोनियां थी जहां आज तक सीवर पानी की लाइन नहीं थी। अब मैं कह सकता हूँ कि तिलक नगर में कोई भी ऐसी गली नहीं बची जहाँ सीवर पानी की लाइन ना हो। सड़कें लगभग सारी पक्की बन चुकी हैं। कैमरे लगभग लग चुके हैं पूरे इसमें। अब इसके ऊपर हमें आने वाले 5 साल में मुझे लगता है थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, हालांकि मैंने 55 के आसपास बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, अच्छा, जिम वाली एक्सरसाइज की मशीन्स लगवाई, ओपन जिम जो होता है। तो मेरे को लगता है अब जब बुनियादी चीजें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे 10 के 10 जो सरकारी स्कूल हैं वो शानदार बन चुके हैं, इन्हें और शानदार बनाएंगे और हेल्थ केयर सिस्टम को अब आने वाले टाइम में और ज्यादा मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ 5 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। तो इसको ऐसा करना है कि हर आदमी को वॉकिंग डिस्टेंस पे मोहल्ला क्लिनिक की सर्विस मिले। आने वाले 5 सालों में ये करेंगे। स्पोर्ट्स को लेकर मेरा शौक है और मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी है। आजकल जो बच्चे या नौजवान भी कह लो या बुजुर्ग भी कह लो, सब जो मोबाइल से बाहर नहीं निकलते ना, तो इनके लिए ऐसी ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीजें डेवलप करना है कि ये वहां पर जाएं, घर से बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, आपस में कम्युनिटी में टाइम स्पेंड करें, ये चीजें डेवलप करनी है। हाँ। एक हमने जगह पूरी आइडेंटिफाई की है, तो वहां पर बैडमिंटन कोर्ट बनने का काम हमने शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है, जिसका पहला पार्ट हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन कोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, उसका अब इस वीक में हम उद्घाटन करेंगे। अच्छा, तो एक के बाद एक उसमें सारी स्पोर्ट्स की चीजें डेवलप करेंगे। तो अगले 5 साल के अंदर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो और कम्युनिटी सेंटर्स बने, इन चीजों पे फोकस करेंगे। यानी कि ये विजन है आपका। अभी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है आपको? खेलते हैं कुछ? हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ पर आजकल नहीं खेल पा रहा। नहीं खेल पा रहे, अभी तो बहुत व्यस्त शेड्यूल चल रहा है। तो जो बैडमिंटन कोर्ट आप उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका जो यूनिवर्सिटी है, जो भी आप कह रहे हैं, वहां पर तो फिर बच्चे इंतजार करेंगे कि एमएलए साहब आएंगे और हमारे साथ खेलेंगे। हाँ, चलते फिरते कहीं मौका मिल जाता तो मैं थोड़ा वहां पर 2 हाथ खेल लेता हूँ। हाँ। पर मुझे अच्छा लगता है कि जो हमने कोर्ट्स बनवाए हैं वहां पर हर दिन भीड़ लगी होती है और लोग खेल रहे होते हैं। तो पहले वो कच्ची मिट्टी में और यूं ही रस्सी बांध के लगे होते थे, और प्रॉपर अब कोर्ट पे खेलते हैं तो उनको भी खेल के अच्छा लगता है और उनका भी क्रेज बढ़ता है, उनकी और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है उनको खेलने की, और ज्यादा लोग जुड़ते हैं और लोगों को काम पसंद है। मैं सीधा बताऊं भाई, जब वो बैडमिंटन कोर्ट पे जाएंगे, बात होती है भाई किसने बनाया, एमएलए साहब ने बनाया, हमारे भाई ने बनवाया, चलो जी हमारे मोहल्ले में बनवाओ, फिर वहां बनता है। हाँ। तो लोगों से कनेक्शन बनता जा रहा है और हमने वो काम किए हैं जो इस देश की राजनीति में आज तक कभी नहीं होते थे। कभी डेवलपमेंट के बेसिक काम तो मैंने जैसे बताया हो ही रहे हैं, कभी सरकारी पैसे से कॉलोनियों के बाहर गेट नहीं लगते थे। आपस में गली वाले लोग, कॉलोनी वाले लोग पैसा इकट्ठा करते थे, फिर गेट लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए। तो मेरे को ये खुशी है कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का 75% से ज्यादा हिस्सा सरकारी एमएलए फंड से पैसे से गेटेड किया है। तो बाकी जो बचा है उसको भी करना है। कैमरे लगवाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, तो सिक्योरिटी बहुत अहम वो रहता है। तो हम तो ये कर सकते हैं। और एक चीज और है साथ में, जैसे दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में, दिल्ली सरकार में एमसीडी है, 100 काम लोगों को पड़ते हैं तो उसमें 99 हमारे जिम्मे ही आते हैं। एक काम है सिर्फ जो दिल्ली वालों ने बीजेपी को दे रखा, और वो काम है दिल्ली की कानून व्यवस्था का। हम तो गेट लगवा सकते हैं, पर लोगों के दिल में कानून का भय हो, इसको भाजपा की केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करना है। आज जो दिल्ली में क्राइम के हालात हो चुके हैं, दिल्ली देश की कैपिटल होने के साथ साथ देश की क्राइम कैपिटल बन चुकी है। ये स्कूटी चोरी हो गई, किसी की कार चोरी हो गई, किसी के घर में घुसकर चोरी हो गई, ये तो बहुत आम बातें हो गई, नहीं तो पुलिस वाले सीरियसली लेते ही नहीं। अब दिल्ली के अंदर जो दौर आ चुका है भाजपा के कानून व्यवस्था के दौरान, अब जैसे हम 90s में मूवी देखते थे ना, वो सत्या फिल्म आई थी कि कल तक 5 करोड़ भेज दियो नहीं तो गोली मार देंगे, ये आए दिन होता है। मेरे तिलक नगर में पिछले दिनों में 2 बार ही हो गया। हमारे यहाँ कार का शोरूम है,
उसको कॉल आती है जी कल तक 5 करोड़ भेज देना, तो उसने इग्नोर की, तो अगले दिन आगे ताड़ 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 22 राउंड सरे हम दिन दिहाड़े फायरिंग हो गई। एक स्वीट शॉप है, सेम कॉल उसको लगी, कल तक 2 करोड़ भेज देना, अगले दिन वहां फायरिंग हो जाती है। तो क्रिमिनल्स के दिल से कानून का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये हालात आज दिल्ली की कानून व्यवस्था के हो चुके हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं, और क्योंकि आप अपने भाषणों के दौरान आप जब स्पीच देते हैं तो एक जो बाई वाला किस्सा आप सुनाते हैं और एक कंफ्यूजन दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि जब जनता के बीच में आप जाते हैं तो जनता को ये पता होता है कि हमारा जो नुमाइंदा है या फिर जो एमएलए साहब है वो यही सब करते हैं, हमें तो नहीं पता, हमें तो ये नहीं जानते हैं। तो उनके दूर जो कंफ्यूजन, जैसे आपने बताया कि कानून व्यवस्था का काम जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, वो गृह मंत्रालय के अंडर है, जो कि केंद्र सरकार के अंडर है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने का काम आप कैसे कर रहे हैं? तो ये आपने बड़ा अच्छा याद करा दिया, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको बताऊं कि जनता को तो जो भी दिखेगा अब उसका प्रतिनिधि बिल्कुल उसको सब कुछ बता देंगे, पर ये सिस्टम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 5 साल में आप 3 बारी वोट देके 3 प्रतिनिधि चुनते हैं जिनके अलग अलग काम है। आप निगम पार्षद चुनते हैं तो नगर निगम से संबंधित शिकायतें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपका प्रतिनिधि आपने चुना अपने बीच में, बिल्कुल भैया आपका काम करवा के देगा। आप जब विधायक चुनते हैं तो दिल्ली सरकार बनती है, तो दिल्ली सरकार के किसी विभाग से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप विधायक को बताते हैं। और तीसरी बार आप एमपी चुनते हैं, केंद्र सरकार बनती है, केंद्र सरकार के किसी महकमे से दिक्कत आए तो आप एमपी को बता सकते हैं। तो आप यूं मान के चले जैसे आपने घर में 3 कांवलियां रखी हैं, भाई ये बर्तन वाली है, ये साफ सफाई वाली है, कपड़े धोने वाली है। तो आप अगर बर्तन वाली से बर्तन धुलवाएं, साफ सफाई वाले से साफ सफाई कराएं, कपड़े वाले से कपड़े धुलवाएं, तो काम सीधा सीधा रहेगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली काम करवा पाएंगे। बिल्कुल। अब काम पुलिस का है, अब दिख गए हम सामने तो लोग कहना शुरू कर देते हैं जी हमारे यहाँ तो चोरी होगी, आप कुछ करते नहीं। फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ये तो एमसीडी का एमपी साहब का काम है। एमपी साहब कब आए थे, उन्हें लोगों को हैरानी है कि लोगों को एमपी का नाम तक नहीं मालूम होता। फिर हम बोलते हैं जी आपने खुद वोट डाला था, तो लोगों को भाई वोट आप अकाउंटेबिलिटी पे डाला करो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया करो। भाई हम आपके पास आते हैं, हम आपको बताते हैं भाई मैंने ये सुधार किया, फिर आपको हमारा काम पसंद आया तो वोट दो, फिर आप हमें वोट देते हो। आप बार बार उनको किस चीज के ऊपर वोट देते हो? फिर वो तो हमने जी, वो तो कोई कहता जी मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया, कोई कहता जी हमें तो पंडित जी ने ऐसे बोल दिया था इसलिए हमने वोट दे दिया। तो उन्हें समझाया जाता है कि सरकार का काम, आपके जनप्रतिनिधि का काम ये है। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही तो आपने एमपी साहब से पूछना है, उनको कटघरे में खड़े करना है, ये आपके वोट देने का आधार होना चाहिए। और मेरे को तसल्ली है इस बात की कि हमने ये चीज समझाई और लोग समझते हैं इस बात को। जब तक मालूम नहीं तब तक आप गलती नहीं निकाल सकते। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि जैसे 10 विधानसभाएं मिला के एक लोकसभा बनती है, तो हमारे विधानसभा के लोगों ने इस बार एमपी की सीट चाहे भाजपा जीत गई पर हमारी विधानसभा से नहीं जीतने दिया उनको। चाहे जितनी मर्जी मोदी जी की लहर चले, तिलक नगर से वो नहीं जीतते, विधानसभा में भाजपा हार के जाती है। वो जानते हैं ना हमारा भाई जर्नैल सिंह खड़ा है। हाँ नहीं, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, मुझे लगता है ये अवेयरनेस बढ़ रही है हर दिन। और लोग जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने लगेंगे नेता की, भाई इसलिए तुम्हें चुना था, तुमने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तो सामने वाला नेता भी और ज्यादा अलर्ट और जवाबदेह रहेगा और आपके काम भी ज्यादा होंगे। जर्नैल जी, मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी ज्यादा एज तो नहीं होगी आपकी, लेकिन आपकी जर्नी की, आप यहीं पे पले बड़े और उसके बाद आपने शुरू से देखा है सारी चीजें। एक एसी मैकेनिक करता हुआ लड़का, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि एक व्यक्ति जो सुबह झोला उठा के काम पे जाता होगा, एसी मैकेनिक करके काम वाम करके बढ़िया घर पे आता होगा और वो सपने तो ये देखता होगा यार मैं कनाडा जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐशो आराम करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन जर्नैल सिंह के दिल में ये कब आया कि मैं यही रहूंगा और अब मुझे जनता के लिए समर्पित हो जाना है? बाहर जाने का तो मेरे को कभी भी शौक नहीं था। हालांकि जब मैं बड़े थोड़े से पैसे भी कमाता था तब भी कुछ लोग आइडिया देते थे बाहर चले जाओ, वहां ज्यादा कमा लोगे, यहाँ भी मजदूरी करनी है, वहां भी मजदूरी करनी है। पर मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जाके काम। क्योंकि अब राजनीति में आए तो शायद लोग आपको ये कहते ही होंगे कि ए केड़े कामच पड़ गया भाई। बिल्कुल ठीक है, आपने शब्द भी लगभग वही बोले। क्योंकि लोगों ने मेरे को देखा, भाई बचपन से आप जहाँ रहते हो और आपका स्वभाव लोग जानते हैं और आपको ग्रो करते लोग देखते हैं, तो मेरे को तो जो मैं सोचता हूँ वो परमेश्वर की कृपा से होता जाता है। तो जब 10वीं पास करने के बाद मेरे को काम पे लगना पड़ा, एसी मैकेनिक के काम पे, तो 3 साल मैंने खूब मेहनत की। मेरी तनख्वाह तब 300 थी जब मैं लगा और 3 साल में बढ़ते बढ़ते वो 800 हुई।
तो 1995 से 97-98 तक की बात है। तो तब उसमें मेहनत बहुत थी भाई, सर्दियों में तो वो हमारे से लिटरली खुदाई तक करवाते थे जमीनों में। भाई एसी का काम होता नहीं था तो हमें इन कामों में भेज देते थे। पर 3 साल की उस मेहनत के बाद सर्टिफिकेट बेशक मेरे पास नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, पर मैं ट्रेंड मैकेनिक था, मैं टेक्निकल आदमी बन चुका था। तो 500,000 रुपये कमाने वाले बंदे के दिमाग में यही रहता है कि यार मेरे को पैसा कमाना है उस समय ना। तो मेरे को यही होता था कि मैंने बड़ा होके बिजनेस करना है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। उसके बाद मेरे को जिसको कोई और काम नहीं मिलता था ना, तो उसको सेल्समैन का काम मिल जाता था, तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती थी। तो फिर मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम मिला, मैंने वो किया। और करते 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 जो दिमाग में वो थॉट चलती रहती कि अपना बिजनेस करना है ना, तो वो बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया। इसमें 15 साल लगे। तो हमारा फैक्ट्री लग गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गया, इंपोर्ट का काम, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेट हो गया। तो मेरे को लगा ठीक है, काम धंधा तो सेट हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर बन गया। तो मैंने ये सोचा कि जितना मैं सोच रहा था सब ठीक ठीक हो गया वैसा। अब आगे ये पैसा कमाने की जो रेस है, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब इसमें तो बड़े बड़े रईसों के पेट नहीं भरे, तो मेरे को कुछ और करना चाहिए। मीनवाइल फिर हमने यूरोप में एग्जीबिशन लगाई, मैं वहां जाके कुछ दिन रहा। तो मैंने देखा वहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ अलग था। वहाँ लोग ज़्यादा ये जो हमारे यहाँ चलता है ना भी जोड़ जाए आने वाली पुश्तों के लिए, भी वहाँ नहीं चलता। भी ठीक है, वहाँ 5 दिन लोग कमाते हैं, 2 दिन खर्चते हैं, अपना अलग तरीके से रहते हैं। तो मेरे को थोड़ा ये समझ आया और मुझे लगा कि अब मेरे को भी कुछ और सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इतना जितने से मेरा खर्चा चलता था उतना मैंने कमा लिया। तो आते ही यहाँ पर अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ। हमारे घर के पास ही तिहाड़ जेल है, तो वहाँ पर हम भी मोमबत्ती लेके पहुँच गए। और हर मेरे को लगता है व्यक्ति कहीं ना कहीं सिस्टम का शोषित जरूर होता है। व्यापारी आदमी तो बहुत ज्यादा शोषित होता है, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, और उसी दौरान ताने पड़ते होंगे कि कहाँ जा रहे हो यार। हाँ, तो जब वहां से जाके और हमने ग्राउंड एक्टिविटी शुरू की, तब हमारे को वहां से पूछा गया जी आप काम करोगे इस मूवमेंट के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। कितना टाइम दोगे? मैंने कहा जी मैं डेली कंफर्टेबली 2 घंटे शाम को दे सकता हूँ, संडे को ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो वहाँ फॉर्म भरा और लोगों के बीच में हमने वो फॉर्म लेके जाना शुरू किया। जन लोकपाल आंदोलन क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताते थे, पर्चा ले जाने आगे। तो जिन गलियों में आपने वो 300 रुपये वाले मैकेनिक से लेके और आप एक बिजनेसमैन तक का सफर देखा हो, तो उन लोगों ने जरूर कहा जी ये कौन से काम में पड़ गए हो, यहाँ भी कहा। और जब पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी। हाँ। जब आम आदमी पार्टी बन गई, हमने वो 10-10 वाली पर्चियां काटनी शुरू की। तो लोगों ने इस चीज को बहुत कहा कि भाई ये राजनीति तो यार अलग से लोगों का काम होता है, आप कहाँ पड़ गए इन कामों में। तो जो ऐसा तब तक राजनीति को एक अलग नजर से देखा जाता था। मूवमेंट थी आम आदमी पार्टी से पहले ये जन लोकपाल आंदोलन था। नहीं, मैं कह रहा हूँ तब तक राजनीति को एक अलग नजरिए से देखा जाता था कि ठीक है, नेता आएंगे, गाड़ी में हाई कर देंगे, बस हमें भी ऐसे करना है और आप चले जाएंगे। और राजनीति मोटे तौर पर उन्हीं चुने हुए लोगों का काम है जो या तो राजनीतिक परिवार से आते हो, या बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल आदमी, बाहुबली आदमी है, वो राजनीति करेगा, है ना, गुंडा बदमाश आदमी कोई राजनीति करेगा। बिल्कुल भाई आम लोगों का राजनीति में कोई काम नहीं है। तो ये दिल्ली से शुरुआत हुई और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। मुझे गर्व है अपने लोगों पे, दिल्ली वालों पे, जिन्होंने इस नए किस्म की राजनीति को सपोर्ट किया। पहले इलेक्शन में हमें जितवाया, जबकि वो बहुत मुश्किल इलेक्शन था, जब लोग सीमित लोग आपको जानते हो और लोग आप पर फिर भी विश्वास करें कि हाँ ये कुछ बदलाव देंगे। उसके बाद तो वो सिलसिला आप देखिए, आप इस 26 नवंबर 2024 अभी जो गुजरा है, इस 26 नवंबर को हमारी पार्टी सिर्फ 12 साल की हुई है। तो आप सच की ताकत देखें, आप ईमानदारी की ताकत देखें कि 12 साल के अंदर दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार है, देश की लोकसभा के अंदर हमारे मेंबर्स हैं, देश की राज्यसभा के अंदर हमारे मेंबर्स हैं, हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं, और कितनी सारी कारपोरेशन, काउंसिल्स, कमेटी में, पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि हैं। तो बेहिसाब प्यार है, मतलब हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बहुत छोटा सा समय है 12 साल का। तो जो 100 साल पुरानी पार्टी हैं उनको उनका शून्य पे आ चुकी है। कांग्रेस जैसी पार्टियां दिल्ली में शून्य पे रहती हैं, क्योंकि लोगों को ये नए किस्म की राजनीति पसंद है। और मुझे लगता है कि भारत की हर स्टेट का हर नागरिक ये चाहता है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जवाबदेह भी हो और जो काम करती हो। एक 84 की जो चीजें रही, जिसको राइट्स बोला जाता है, दंगे बोले जाते हैं, और आपने क्योंकि उस पर खासकर काम करके विधानसभा में उसको नरसंहार कत्लेआम जो है वो बताया और उसको नामित किया गया, लिखा गया। तिलक नगर में भी
कई ऐसे पीड़ित जो लोग रहते हैं उनके लिए भी आप खासतौर पर काम कर रहे हैं, मैंने सुना है, और जो योजनाएं हैं उनको भी उसमें काफी लाभ मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। 1984 सिख कत्लेआम जो है वो मुझे लगता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तो हर सिख के दिल में और हर मतलब जो इंसाफ पसंद आदमी है उसके दिल में ना एक मतलब काली यादों की तरह वो जिंदा रहेगा। जो उस दौरान हुआ, भाई किस तरीके सिखों को आइडेंटिफाई कर करके मारा गया, जो बेगुनाह थे जिनका कोई गुनाह नहीं था, घरों से निकाल निकाल कर उनको मारा गया, उनकी घर में महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार किए गए। तो वो परिवार, उन परिवारों के साथ मैं बचपन से रहा हूँ, मेरे साथ पढ़े हैं वो लोग, और ये एक डर था कि इतने साल होने के बावजूद भी अभी उसको ना जस्टिफाई दंगे कह के कर देते हैं। दंगे वो होते हैं जो दो ग्रुप आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड था, नरसंहार किया गया ये तो अब आप एमएलए बन गए हो, हमारे बीच में से कोई बना तो यार इसको एटलीस्ट ये तो काम हम कर सकते हैं। बाकी जुडिशरी कैसे चल रही है उस पर बात पे आते हैं, पर ये तो बड़ा सिंपल काम है कि आप इसको दंगे कह के कत्लेआम करवाओ, दंगे हटवा के। तो मेरे को बिल्कुल लॉजिकल लगी बात, और मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि उनकी भावनाओं पर काम करते हुए, पूरी सिख कम्युनिटी की भावनाओं पर काम करते हुए मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर वो दंगे शब्द हटाकर आधिकारिक तौर पर उसको कत्लेआम डिक्लेयर करवाया। इसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन के काम है वो चलते रहते हैं, क्योंकि घर में परिवार में कमाने वाले लोग ही नहीं बचे थे, तो उनके लिए काम किया, और अब आगे काम चल रहे हैं। और इंसाफ देना तो हमारे न्याय प्रणाली का काम था। मुझे लगता है अभी भी देश के जो सीजेआई हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जो कातिल हैं आइडेंटिफाइड, अगर वो अपनी नेचुरल मौत मर गए तो इस देश की न्याय प्रणाली पे सदा एक सवालिया चिन्ह खड़ा रहेगा कि यार हज़ारों लोग मरे थे, उनके कातिल भी 95 थे, उनको आप 40 सालों में सजा ही नहीं दे पाए, मतलब वो आइडेंटिफाइड है। जब आप सरकार मुआवजा दे रही है, कोर्ट ये मान रही है, अलग अलग कमेटियाँ ये मान रही हैं कि दिल्ली में लगभग 3000 लोगों को कत्ल हुआ, तो 3000 लोगों को मारने वाले भी तो कई हजार लोग होंगे, आपको मिल ही नहीं रहे वो। तो ये देश की न्याय प्रणाली पे एक सवालिया चिन्ह हमेशा खड़ा रहेगा। अभी भी समय है, इमीडिएटली उनको मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। और अगर 1984 के कातिलों को सजा दे दी होती टाइम से तो 2002 दंगे नहीं होते, उसके बाद फिर देश में दंगे होना बंद हो जाते, कत्लेआम इस तरीके के होना बंद हो जाते। अभी मैं देख रहा था आपसे कुछ लोग मिलने, और जब आप बाहर थे तो मेरे ध्यान में एक और चीज़ आई कि आमतौर पर जो सरकारी लोग होते हैं, जो जिनके जनता ने चुना होता है, उनके पास लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, अरे एमएलए साहब ये नहीं हुआ, विधायक जी ये काम रह गया, विधायक जी कहीं चले मत जाना, हमारा फोन उठा लेना। आपके पास आ रहे हैं और विधायक जी ठीक हैं। मतलब ये मेरा सवाल ये कि आपसे लोग काम तो करवाने आते ही हैं, अपना जो भी उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां बताने आते हैं, लेकिन हालचाल भी लेने आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात हो जाती है इस वक्त। बिल्कुल। मेरी सबसे बड़ी एसेट मैं इसी को मानता हूँ कि जो मैंने ये इतने सारे रिश्ते कमाए हैं, कोई छोटे भाई जैसा, कोई बड़े भाई जैसा, कोई बड़ी बहन जैसे, कोई माता पिता जैसे, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी एसेट मैं मानता हूँ। और तो ये शायद तभी हो सकता है जब आप हर दुख दर्द में खड़े ही हैं उनके साथ। बिल्कुल, मेरा एक रूटीन है, मैं बिल्कुल जैसे कोई नौकरी करता है, इसको मैं लोग एमएलए साहब कहते होंगे, पर मैं इसको सेवा करने का एक जरिया मानता हूँ। और पिछले 11 सालों से मेरा एक ऑफिस है जो तिलक नगर के अंदर एमएलए ऑफिस है जी। वो बिल्कुल किसी कोशिश रहती है मेरी कि हर दिन प्राइवेट कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर जैसा चले, जो बढ़िया तरीके से चलता है, जहाँ कोई भी आए उसको आप आराम से सुने, उसको चाय पानी पूछें, चाय पानी पिलाएं, उसकी दुख तकलीफ सुने। वो अगर सरकारी काम है तो भी उसको करवाना है, हमारे दायरे में है तो भी उसको करवाना है, हमारे दायरे में नहीं है तो भी उसको करवाने की पूरी कोशिश करनी है। भाई सारी चीजें हमारे दायरे में नहीं होती, तो हम वो सारी कोशिशें हमारी जारी रहती हैं। और बाकी रोज शाम को हम अपने साथियों के, अपने इलाके वासियों के जन्मदिन में भी शामिल होते हैं, कभी शादी ब्याह विवाह और उसमें भी शामिल हो रहे हैं, कभी कोई दुख है अफसोस है वहाँ भी शामिल हो रहे हैं। तो जब आप परिवार मानते हो ना सामने वाले को दिल से, तो सामने वाले भी दिल से आपको फिर अपना परिवार मानना शुरू कर। कभी एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे भगवान की कृपा से बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे और अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। पिछले 3 चुनाव में, जब तीसरा चुनाव खास तौर पर मैं लड़ रहा था, तो लोग कहते हैं इस बार तो बड़ा टफ मुकाबला है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। तो तीसरे चुनाव में जब मेरा मार्जिन 50% और बढ़ गया, मतलब 20,000 का मार्जिन 30,000 हो गया,
तो मुझे लगा कि ये मेरा पैटर्न ठीक चल रहा है, मेरे को इसी पे चलना है, इसी लाइन पे चलना है, और मेरा ये जो सफ़र है ये अच्छा चल रहा है। बस मेरे को अपने ये जो लोगों की सेवा करने का तरीका है इसको मैंने सेम रखना है, और वो मैंने रखा। एक आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे तिलक नगर की जनता को हमारे चैनल से, और क्या कहना चाहेंगे कि आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, और जो भी आप मानते हैं जी, वो क्या करने वाला है इस बार? सबसे पहले तो मैं जो हूँ अपने तिलक नगर के निवासियों की बदौलत ही हूँ, और आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट है। मैं कहूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आप लोगों के साथ जो रिश्ता है वो है, और इसे मैं हमेशा बढ़ाते रहूँगा। और जो विश्वास आप मेरे पर हर बारी करते हो, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, उस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा और कभी उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तो ये थे हमारे साथ सरदार जर्नैल सिंह, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही हंसते रहते हैं, और अगर हंसमुख सरदार इन्हें कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, और तिलक नगर की जनता के बीच में रहते हैं। और अब क्योंकि राजधानी दिल्ली में सर्दी तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि राजनीतिक गर्मी भी खूब बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जो योजनाएं लाई जा रही हैं, योजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं, सत्ता दल जो है उसकी तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और हालांकि बीजेपी अभी भी उनकी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, कांग्रेस अभी 2 लिस्ट ला पाई है, और क्या क्या वहां से घोषणाएं होंगी, क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।